बड़े नेता सिर्फ झाड़ू पकड़ लेते हैं, फोटो खिंचवा के डाल देते हैं, गांव में वैसे ही कूड़ा पड़ा है। कि आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, स्मार्ट गांव की बात की ही नहीं कभी। क्या ये आप मानते हैं कि समाजवादी पार्टी की यह नीति भी हो सकती है कि जनता की आवाज़ को मुख्य बिंदु तक पहुंचाना, मुख्य सिरे तक पहुंचाना? तो समाजवादी पार्टी समाज की पार्टी है। परिवारवाद तो भैया उन लोगों का है। किसी का बेटा बीसीसीआई अध्यक्ष हो गया, कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जो पेपर लीक नहीं हुआ। भाजपा सरकार चाहे विद्यालय बंद कर दे, चाहे ये संविधान के भी पीछे पड़ी है, उसको भी नहीं खत्म करने देंगे। भाजपा के सरकार में एकदम जान लीजिए जंगल राज चल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि देश का युवा ही देश का भविष्य होता है, मगर यह सवाल है कि कब तक वह भविष्य बना रहेगा, आखिर कब वह वर्तमान बनेगा। और अगर युवा ही नेता बन जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है, क्योंकि युवा ही जानता है युवाओं की समस्याएं, युवा ही जानता है जमीनी हकीकत, और सबसे बड़ी बात, युवाओं में ही होता है जुनून कुछ कर गुजरने का। नमस्कार, मेरा नाम है संस्कार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं माइक पे मुलाकात, जहां पर हर मुलाकात होती है कुछ खास। आज हमारे साथ एक ऐसे ही युवा बातचीत के लिए मौजूद है जो सिर्फ भविष्य की बात नहीं करते बल्कि वर्तमान में बदलाव लाने की ठान चुके हैं। आज हमारे साथ वार्ड नंबर 72 धर्मापुर से जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी किशन यादव जी मौजूद हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए उनकी क्या योजनाएं हैं और सबसे बड़ी बात, वह बाकियों से कैसे अलग हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है किशन जी आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद भैया। और सबसे पहले हम अपने श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताने का कष्ट करें कि आप अपने बारे में बताइए और आपकी जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। देखिए भैया, हमारी शैक्षणिक पृष्ठभूमि यही है कि हम यहीं के रहने वाले हैं, यहीं क्षेत्र के, यहीं से पढ़े हैं। हम राज कॉलेज से अपना बीएससी किए हैं, फिर कमला नेहरू से हाई स्कूल इंटर का पढ़ाई किए हैं। फिर वहाँ से बीएससी करने के बाद फिर हम काशी विद्यापीठ से एमएससी किए, फिर गाजीपुर से फिर बीएड किए। तो हमारा जो शैक्षणिक रहा है सब यहाँ रहा है। तो आप ये जो राजनीति आपका जीवन शुरू हुआ, क्या शिक्षा के दौरान ही शुरू हुआ या फिर बाद में आपने इसका कुछ सोचा? हाँ, अब हमारा राजनीतिक जीवन तो यही राजे कॉलेज से बीएससी जब एडमिशन लिए, जब बीएससी किए, तो यहीं से हमारे मन में विचार आया, क्योंकि हम बहुत पहले से ही देख रहे थे कि हमारे समाज के जो निचले वर्ग के लोग हैं, जो किसान हैं, मजदूर हैं, इनकी आवाज़ को देखें, हर जगह हम देखे हैं कि लोग दबाने का काम किए हैं। तो इसलिए हम जब अपनी पढ़ाई कर रहे थे तब उसी समय से हम बराबर जहाँ भी आते जाते थे, क्योंकि हम पहले से ही शहर में पढ़ने आ गए थे गांव से निकल के, तो देखे हैं कि काफ़ी लोगों को दबाया जाता है। तो इसलिए हम विचार बनाए कि नहीं, अब हम राजनीति करेंगे। तो क्या उनसे ऐसे मुद्दे लगे जिसमें आपको लगा कि लोगों को दबाया जा रहा है? उनकी बात को, जैसे उनको बहुत सारा जो उनकी जो समस्याएं होती हैं, वो बहुत जो ऊपर के लोग होते हैं उनका नहीं सुनते हैं, उनकी बातों को दबाते हैं, उनको इग्नोर करते हैं और उनको बहुत नीचा समझते हैं जो ऊपर के लोग बैठे हैं। तो इसलिए हम यही एक संकल्प लिए कि नहीं, अब हम राजनीति में कदम अपना बढ़ाएंगे। तो राज कॉलेज से चुनाव लड़े अध्यक्ष पद का, छात्र राजनीति से अपना जीवन शुरू किए वहाँ से। तो छात्र राजनीति के समय में आपको कोई ऐसी समस्या जो आपने फेस की हो? वहाँ पे समस्या वहाँ पे भी आई, जैसे बहुत सारा वहाँ पे भी रहता है, लोग बच्चे हैं जो पढ़ने में वहाँ उनको कोई क्लास नहीं चल रहा है, कोई मतलब टीचर आ रहा है तो फिर बैठ रहा है, उनको पढ़ाई नहीं हो रही सही से। तो वहाँ भी देखते हैं कि शिक्षा का स्तर बहुत गिर रहा था। जी। तो इस चीज़ को देखते हुए हम बहुत प्रयास किए कि अच्छा हो जाए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है कि जिससे हम और आप अपने परिवेश का विकास कर सकते हैं। जी। जैसा कि हमें जानकारी है, आप समाजवादी पार्टी के से जुड़े हुए हैं। जी तो जी। पार्टी की ऐसी कौन सी विचारधारा है जिससे आप प्रभावित हुए और उससे ही जुड़े? और भी पार्टियां हैं आज के समय में, तो आप उनसे क्यों ना जुड़ के समाजवादी पार्टी से ही जुड़े? ऐसा है कि देखिए, जैसे समाजवादी पार्टी जो है वो समाज की पार्टी है। वो हमारे किसान की, मजदूर की और व्यापारी की, युवाओं की,
इसके हित की बात करने की और दलितों की इसकी लड़ाई लड़ने की, संविधान की रक्षा करने की पार्टी है। इसलिए हम जो संविधान की रक्षा कर रही है पार्टी, हम उस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं और उसके साथ हैं। तो आप अपने क्षेत्र में इस बार कौन सा चुनाव लड़ रहे हैं? अब किस पद के प्रत्याशी हैं आप? ये भी बताएं हमारे दर्शकों को आप। हाँ, हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि हम जब राजकाले से निकले, हम तो पहले यही बीड़ा उठाए थे कि हमें कमज़ोरों का आवाज़ दबा रहे हैं लोग, ऊपर के बैठे लोग, इसलिए हम उनका एक सहारा बनने के लिए एक संकल्प लिए कि अब यहाँ से राजनीति कर रहे हैं, छात्र संघ की राजनीति किए, फिर वहाँ से निकल के आए, तब अब हम जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे किस हैं। क्षेत्र से? धर्मापुर ब्लॉक है हमारा, वार्ड नंबर 72 है, जहाँ की जनता का हम एक एक समस्या, उनका नेता नहीं, हमको सत्ता भी नहीं चाहिए, लेकिन हम उनका बेटा बन के काम करना चाहते हैं, उनके एक परिवार का हिस्सा बन के उनका हमेशा आवाज़ बनना चाहते हैं। तो अब तक आप क्षेत्र में भ्रमण किए होंगे, तो आपको अपने क्षेत्र की बड़ी समस्याएं क्या लगती है जिन पर आपको लगता है कि आप भविष्य में काम करेंगे? हमारे क्षेत्र की बहुत सारी समस्या है भैया, जैसे वहाँ पे देखते हैं बहुत सारे लोग हैं बेचारे, उनके यहाँ देखते हैं लोग रोड वोड नहीं बनने दिए हैं, बहुत रोड की समस्या होती है देखते हैं। और कुछ लोगों का अभी देख रहे हैं कि जो हमारे दलित परिवार हैं बेचारे, उनके यहाँ देख रहे हैं अभी वैसे ही मड़ई रख के लोग हैं। इतनी ठंडी में आप सोचिए, मड़ई है, कितना ठंड लगता होगा। जी। और ऐसे गर्मी में भी वही मड़ई रहती है। तो हमारा यही इच्छा है कि हम सबसे पहले अगर चुनाव जीत रहे हैं जिला पंचायत का, जिसके पास घर नहीं है उसको हम अपना बेच देंगे, लेकिन हम उनका बनवाएंगे घर। और युवाओं के लिए आपकी क्या सोच है? युवाओं के लिए यही सोच है कि हमारा युवा जो हमारा अभी वर्तमान में शिक्षा का स्तर गिर रहा है, तो हर युवा मतलब पढ़ा लिखा हो और शिक्षित हो और उनकी आवाज़ दबाई न जाए, इसलिए हम अपने युवाओं के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। जैसा कि आजकल के युवाओं में देखा जा रहा है कि थोड़ा सा वो गलत रास्तों पे, देखा जाए तो आजकल बदमाशी गाने और इन सब चीज़ों के लिए, इस पे आप क्या चाहेंगे? आपके क्षेत्र के युवा किस तरह इस पे रिएक्ट करें और किस तरह रहें? देखिए भैया, अब सभी लोग तो ऐसे नहीं हैं, लेकिन जैसे जो कुछ है अधिकतम उनको। तो यही देखा जा रहा है कि ये चीज़ें चल रही है आज के समय में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चल रही हैं। आजकल लोग देख रहे हैं, रील्स वगैरह बहुत सारा बनाते हैं। ऐसा जी। सोशल मीडिया का ज़माना भी हो गया है, लेकिन सोशल मीडिया अच्छी भी चीज़ है, बुरी भी चीज़ है। तो हम उन लोगों से यही कहना चाहेंगे कि भाई देखिए, उसका अच्छा प्रयोग करिए आप लोग, क्योंकि अब आप ही देश, मत समझ लीजिए कि देश आप लोगों के हाथ में है, युवाओं के हाथ में है। जी। तो उसको आप बर्बाद मत करिए, आप उस चीज़ को अच्छा उपयोग में लाइए। तो जैसे आप अपने क्षेत्र में भ्रमण किए होंगे, तो आपने ये भी देखा होगा कि आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं जो है जी। वो कैसी है? सरकारी क्या सुविधाएं आपको मिल रही है आपके क्षेत्र में? इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, स्वास्थ्य सुविधाएं भी है, जैसे अभी बहुत कम है हमारे जैसे क्षेत्र में। कहीं कहीं एक समुदाय बनाया गया है एक स्वास्थ्य के लिए, लेकिन हर गांव में भी नहीं हो पाया है। जैसे ब्लॉक पे है तो ब्लॉक पे लोग जाते हैं। हमारी यही कोशिश है कि हर गांव में एक स्वास्थ्य समुदाय होए, हर गाँव वहाँ पे हाँ नज़दीकी रहे, ताकि अगर कोई इमरजेंसी है तो वो तुरंत अपने गांव में ही इलाज करवा ले, दूर कहाँ जाए। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर आपको अपने क्षेत्र में सुधार करना हो शिक्षा के लिए, तो हाँ। आप वो क्या करेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में भैया हम तो यही करेंगे कि ज़्यादा प्रयास हमारा रहेगा, जो हमारे जितने हमारे क्षेत्र में विद्यालय हैं वहाँ तो अच्छे अच्छे विद्यालय भी हैं, पढ़ाई वगैरह होती रहती है। नहीं, प्राइवेट कॉलेजेस में, स्कूलों में तो पढ़ाई हो रही है। हाँ आपके जी। क्षेत्र के जो सरकारी स्कूल है, क्या कहते हैं, आंगनवाड़ी केंद्र है, उसमें पढ़ाई का क्या स्तर है? उसमें अभी स्तर तो भैया गिर गया है, जो इस वर्तमान में देख रहे हैं तो कि उसमें सुधार के लिए आपकी क्या रणनीति है? क्या आप उसमें करेंगे अगर चुनाव जीतते हैं तो? उसमें सुधार तो भैया हम करेंगे यही कि हम प्रयास करेंगे, हम अपने लोगों को बताएंगे, वहाँ जाएंगे, टीचरों से भी बात करेंगे कि नई शिक्षा जो जितना है उतना बच्चों को मिले। ये नहीं कि आप आ गई तो आप बैठी रहें और बच्चे खेल रहे हैं, घूम रहे हैं। तो जो भी है, जो उनको पौष्टिक आहार मिल रहा है उसको भी आप वितरण करिए और बच्चों को पढ़ाइए। इस पे ध्यान देंगे, हम खुद जाकर हम लोगों को जागरूक करेंगे। जी। तो मिड डे मील योजना जो आपके क्षेत्र में वो चल रही है, आपने इसका भ्रमण किया है? चल रही है भैया, लेकिन अब अभी बहुत उतना अच्छा तो नहीं चल रहा है, देखते हैं, लेकिन चल रहा है। चल रहा है। जी।
मान लीजिए अगर आप चुनाव जीतते हैं तो शुरुआती के 100 दिनों में आपकी क्या योजनाएं होंगी, क्या आप काम करेंगे? शुरुआत में यही हमारा रहेगा कि पहले हम जितने दलित परिवार के लोग हैं जिनके यहाँ अभी मकान नहीं है, हमारी पूरी कोशिश है जो हमसे ऊपर बैठे लोग हैं, जो मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, हम वहाँ तक करेंगे। बाकी हम लोगों का जितना हम हमारे पैड से जो बनेगा हम उसको पूरी प्रयास करेंगे कि उनका पहले मकान बने और उनके यहाँ पानी की व्यवस्था हो जाए, वो दूसरे के यहाँ से न लाएं। और उनके जो बच्चे हैं, कहीं कहीं मैं देखता हूँ कि वो पढ़ा नहीं पा रहे हैं। हमारी यही कोशिश रहेगी जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है, जो दलित परिवार हमारा, जो भी जिनके यहाँ पैसे का अभाव है, उनको हम अपनी तरफ से पैसा देकर उनके बच्चों का एडमिशन करवाएंगे और जब तक वो पढ़ना चाहेंगे हम उनको पढ़ाई पूरी करवाएंगे। आपके क्षेत्र में कृषि की क्या स्थिति है? कृषि भी ठीक है, देखते हैं अभी पिछले दिनों में अभी हमारे किसान भाइयों को यूरिया की समस्या थी, बहुत सारी देखते थे, लाइन लगती थी गोदाम पे। तो हम यही कोशिश करेंगे कि क्षेत्र में दो दो तीन गोदाम और बढ़ाया जाए और जैसे वो यूरिया डाई और उनके लिए अनाज उपस्थित कराया जाए कम पैसे में। आपके क्षेत्र में महिलाओं की क्या स्थिति है, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रहे हैं, तो आपके अपने क्षेत्र में महिलाओं की क्या स्थिति है? हमारे क्षेत्र में भैया महिलाओं की स्थिति है, कुछ महिलाएं हैं जो मतलब लोगों के समस्याओं मतलब उनको कोई समस्या होती है तो बेचारी थोड़ा सा कुछ पढ़ी लिखी नहीं है, तो उनको कहीं जाने आने में कहीं दिक्कत होती है, कोई सुविधा नहीं है, तो उसको हम उनके साथ बराबर खड़े हैं। अगर वो हमको अपना बेटा मानती हैं, वो हमारी माँ समान है, हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं। कोई दर्द है, समस्या है, हमेशा उनके साथ हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आपके क्या विचार है? आपके क्षेत्र में महिला सुरक्षा कैसी है? गांव में थोड़ा बहुत तो है भैया, जैसे उतना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सुरक्षित हैं। और जो हमारी बहनें हैं वो उनको अगर कोई दिक्कत है तो हम अपनी बहनों के साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े हैं। हमारी बहनें समझ लीजिए, जो हमारी माताएं हैं, हम उनका बेटा बन के उनके साथ हैं। जब चाहेंगी हमारी बहनें और माताएं हम उनके साथ हैं, जहाँ चाहेंगी जैसे चाहेंगी, कोई समस्या है हम उनके साथ खड़े हैं बिल्कुल। स्वच्छता की स्थिति क्या है आपके क्षेत्र में? स्वच्छता भी अभी तो बहुत ज़्यादा देखते हैं कि स्वच्छता ठीक नहीं है हमारे यहाँ। जो अभी इधर बीच में देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने चलवाया था एक योजना स्वच्छता पे, लेकिन इधर चल नहीं पाया है अभी वो। किस योजना की बात कर रहे हैं आप? वही जो योजना अभी नहीं चला था, स्वच्छ भारत मिशन, हर गांव हर गली चला था ना, तो लेकिन हमारे यहाँ आप समझ लीजिए कि शहर में थोड़ा बहुत देखते हैं स्वच्छता रहती है, लेकिन गांव में कुछ ऐसा व्यवस्था ही नहीं है। क्या आप ये मानते हैं कि जो सेंट्रल से योजनाएं चलती हैं वो सिर्फ फोटो खिंचाने तक रह जाती है या धरातल तक उतरती हैं? हाँ, वही फोटो तक ही रह जाती हैं, क्योंकि बड़े बड़े नेता सिर्फ झाड़ू पकड़ लेते हैं, फोटो खिंचवा के डाल देते हैं। गांव में वैसे ही कूड़ा पड़ा है, आप हर गली गांव हर चौराहे पे कूड़ा पड़ा है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। कोई कूड़ा उठाने वाला नहीं है, उसको साफ करने वाला नहीं है, कोई ऐसा मतलब सामान नहीं दिया गया कि जिससे उसको उठा के फेंका जाए, हटाया जाए वहाँ से, कोई व्यवस्था ही नहीं किया गया। तो इन चीज़ों को लेकर सरकार से आपकी कोई अपील? सरकार से मेरी यही अपील है कि देखिए, भारत मिशन स्वच्छ तभी होगा कामयाब कि जब आप गांव को भी ध्यान देंगे। क्योंकि आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, स्मार्ट गांव की बात किए ही नहीं कभी। तो हमारा गांव ही हमारे भारत का एक समझ लीजिए कि रीढ़ है। गांव स्वच्छ तो सब स्वस्थ। और स्वच्छता की बात हुई है तो हम पर्यावरण संरक्षण पे भी आपसे पूछेंगे कि आप अपने क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के लिए भी क्या करेंगे? पर्यावरण संरक्षण के लिए भी तो यही होगा ना भैया कि देखिए, जब हमारा गांव स्वच्छ होगा तभी ना हमारा पर्यावरण स्वच्छ होगा। नहीं तो बहुत सारी बीमारियां फैलेंगी और लोगों को परेशानियां होंगी। जैसे अब आप समझ लीजिए, दिल्ली में देखिए कितना प्रदूषण रहता है, जबकि वहाँ प्रधानमंत्री जी भी रहते हैं और स्वच्छता पे एक मिशन चलाए हैं। इसके बाद भी आप समझ लीजिए, तो वैसे जब हमारे गांव में भी ऐसा होने लगेगा तो लोगों को सांस लेने प्रॉब्लम होने, लोग मरने लगेंगे। तो सिर्फ वही फ़ोटो खिंचा रहे हैं लोग, सिर्फ पकड़ लेंगे झाड़ू
अब फोटो खींच के डाल देंगे ऐसे सोशल मीडिया ऐसे पे। किसी नेता या व्यक्ति का आप नाम जिक्र करना चाहेंगे? नाम तो बहुत सारे वर्तमान के सरकार वाले हैं जो सभी नेता ऐसे कर रहे हैं, वर्तमान में जो हैं उनकी जिम्मेदारियां बनती हैं ना। हम लोग तो भाई कर ही रहे हैं, अपना जितना हो सकता है हम लोग कर रहे हैं, हम लोग फोटो थोड़ी नहीं खिंचवा रहे हैं। इन चीज़ों को अगर आप देखें तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि जो फोटोबाजी चल रही है उसको आप, उन मुद्दों को कैसे आप सेंट्रल तक पहुंचाएंगे? क्योंकि सेंट्रल तक तो तस्वीरें चली गई, जी जी। सेंट्रल को लगा कि धरातल पे काम हो गया, इसको आप कैसे दिखाएंगे कि ग्रॉस रूट लेवल पे हमारा काम नहीं हुआ है? हमारी जो धर्मापुर की महान जनता है, जी। अगर हमको अपना प्यार देकर अगर उस पद पे बैठा रही, हमको जिला पंचायत बना रही है ताकि हम अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा सकें, तो जब हमको बना देगी हमारी जो जनता है, धर्मापुर का जो हमारा परिवार है वो हमको अपना बेटा बना लेगी, हमको एक उस पद पे बैठा देगी, तब हम अपनी बात को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं ताकि हमारी बात को कोई सुने। आज तो हमारी बात कोई सुनता नहीं, पहुँचाते हैं हम लोग, आवाज़ हमेशा उठाते हैं, समाज का हर आवाज़ हम लोग उठा रहे हैं, लेकिन वो कोई जो वर्तमान के। क्या ये आप मानते हैं कि समाजवादी पार्टी की यह नीति भी हो सकती है कि जनता की आवाज़ को मुख्य बिंदु तक पहुंचाना, मुख्य सिरे तक पहुंचाना? वही तो, इसीलिए तो हम समाजवादी पार्टी को लाइक करते हैं कि तो समाजवादी पार्टी समाज की पार्टी है। वो समाज के हर एक वर्ग, छोटे से लेकर बड़े तक, सबकी मदद करती है और सबके लेकिन साथ अपोजिशन से तो अक्सर ये सवाल उठते रहते हैं कि समाजवादी पार्टी में समाजवाद को छोड़कर अब परिवारवाद रह चुका है, बचा हुआ है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? परिवारवाद तो भैया उन लोगों का है, किसी का बेटा बीसीसीआई अध्यक्ष हो गया और किसी का किसका अध्यक्ष हो गया, सब लोग तो परिवार में वहाँ सब लोग हैं। यहाँ तो समाज में हर वर्ग को हम लोग मंत्री और विधायक बना रहे हैं, छोटे से छोटे वर्ग के लोगों को बना रहे हैं, बहुजन समाज से सबको साथ लेकर चल रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं हम लोग बाबा साहब के विचारों पे चलने वाले लोग हैं। तो उन लोगों का भाई, वर्तमान वाले सत्ताधारियों का यही है कि हम लोग वर्तमान सत्ताधारी की आप बात कर रहे हैं, नाम लेना चाहेंगे? आप किसका जिक्र कर रहे हैं? नाम में सभी हैं, वर्तमान में जितने हैं सभी लोग हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं वो जनता की आवाज़ को मुख्य बिंदु तक पहुंचाना है। बिल्कुल तो बिल्कुल अगर आप जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीतते हैं जी। और आप उस पद पर बैठते हैं, तो किस तरह से समाजवादी पार्टी की नीतियों को धरातल स्तर तक आप लागू करवाएंगे? हम जिला पंचायत अगर बन जाएंगे भैया, तो देखिए हम लोग भी अपनी आवाज़ अभी से ही उठा रहे हैं। हम छात्र राजनीति से ही अपनी पूरी आवाज़ को उठाते रहते हैं, कभी किसी से दबे नहीं हैं, कभी किसी से झुके नहीं हैं। जितना हो सकता है हम लोग बाबा साहब के संविधान पे विश्वास रखते हैं। हम लोग संविधान का एक एक पन्ना पढ़े हैं, सब जानते हैं हमको बाबा साहब ने अधिकार दिया है, हक दिया है। हम अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे, जहाँ दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों पे अत्याचार करते रहेंगे वर्तमान सरकार के लोग, वहाँ हम लोग अपनी जान की बाजी लगा के उनके साथ खड़े हैं। तो क्या आपको लगता है कि वर्तमान सरकार दलितों का शोषण कर रही है? कर रही है भैया, काहे नहीं कर रही कोई है। उदाहरण के साथ अभी आप बताएं। संविधान में देखिए, ओबीसी एससी वालों का आरक्षण काट के कहाँ दे रहे हैं। अभी आप देखिए लेखपाल की भर्ती आप उठा लीजिए, उसमें आरक्षण कम कर दिए ओबीसी का। तो मतलब यही मेरा कहना है कि भैया देखिए, वो लोग का यही विचार है कि संविधान को हटा दिया जाए। हम कह रहे हैं कि ठीक है, संविधान कहाँ आप हटाएंगे, हम लोगों का अधिकार आप छीनेंगे। अधिकार छीन के आप लोग सत्ता में आप तानाशाही दिखाएंगे, सत्ता में है तो संविधान को हम लोग ख़त्म नहीं होने देंगे। और बाबा साहब के हम लोग बच्चे हैं उनके, और बाबा साहब के विचारों पे, उनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं और चलेंगे, और किसी से डरने वाले नहीं हम लोग। चलिए ये बताइए कि अभी जैसे लेखपाल भर्ती की आपने चर्चा की, तो लेखपाल भर्ती को अगर हटा दिया, पिछले समय में कुछ एग्जाम्स ऐसे हुए जो कि एग्जाम कंडक्ट होने के बाद कैंसिल हो गए, कहीं बहुत सारे एग्जाम, यही आप देख तो लीजिए, तभी तो बोल रहा इस पे हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे कि इसमें सरकार की कुछ मिली भगत है या फिर कि कहीं ना कहीं लूप होल अब हुआ देखिए है? भैया, अब उनके सरकार में हो रहा है तो उन्हीं लोगों के लोग करते होंगे ना, काहे ना और लोगों के सरकार में हुआ होता है। हमारी समाजवादी पार्टी के सरकार में काहे ना हुआ होता है ऐसा। अब वही लोग बैठे हैं, वही लोग तानाशाही कर रहे हैं, अपने लोगों को करवा रहे हैं। कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जो पेपर लीक नहीं हुआ। ऐसा और कभी आज तक हुआ था किसी के सरकार में?
समाजवादी पार्टी सरकार में ऐसा नहीं हुआ था। जब भी हुआ है भाजपा के सरकार में हुआ है। सब पेपर लीक हुए। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जो हमारे गरीब किसान के बच्चे जाकर इलाहाबाद पढ़ाई कर रहे हैं, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, दूर दूर जाकर बनारस पढ़ रहे हैं। अपना किसान के बच्चे जो जो बेचारा एक दिन में 1,500 कमा रहा है, वो 5,000 10,000 फीस भर रहा महीना। उसके बच्चे जब एग्जाम में बैठ रहे हैं तो पता चल रहा है पेपर लीक, पेपर रद्द। तो ये जिम्मेदारी जो वर्तमान की सरकार है, इसी की जिम्मेदारी है ना। ये भाजपा के सरकार में यही न हमारे जो शिक्षा का स्तर इसीलिए गिरा, इसीलिए हम लोग छात्र राजनीति में उतरे। तो ऐसी चीज़ों को लेके आप अपने क्षेत्र के छात्रों के साथ क्या इनिशिएटिव लेंगे? हम अपने छात्रों के साथ हैं और उनकी आवाज़ बन के रहेंगे, उनके साथ हमेशा खड़े हैं। और जो सत्ताधारी लोग हैं, जो हम छात्रों का, हम युवाओं का जो भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, इसको होने नहीं देंगे हम लोग। तो आपको ये लगता है कि वर्तमान सरकार छात्रों के विरोध में है? बिल्कुल है भैया। आप बता लीजिए, आप बताइए, अगर हम आज हम लोग साल भर से हम लोग लाखों हजारों पैसे खर्चा कर दिए अपनी शिक्षा में, जब एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो ये सरकार की इतनी भ्रष्ट व्यवस्था है कि उस भ्रष्ट व्यवस्था के आगे हम लोगों का भविष्य और करियर, परिवार सब बर्बाद हो रहा है। चलिए, अगर शिक्षा पे बात ही हो रही है तो हम जैसे सरकार ने अभी एनईपी लाया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो उसमें तो सरकार ने शिक्षा के साथ कौशल की भी बात की, जो कि जरूरी भी है। जी। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए भैया, वो लोग सिर्फ बातें करते हैं, सिर्फ स्कीम आती है उन लोगों का, सिर्फ तो स्कीम क्या तक एनईपी है। लागू नहीं हुई है अभी तक? लागू अगर होती भी, तब पर भी उस पर कोई वो मतलब नहीं रहता है, कोई उस पर खरा नहीं उतर पाते। वो लोग सिर्फ लागू करते हैं, अपना करते हैं कि हाँ हम दे दिए, 15 लाख दे दिए, 20 लाख दे दिए, हर परिवार के खाता में दे दिए। बोले थे 15 लाख दिए, किसके खाता में आया? लेकिन ऐसा कोई बयान, वक्तव्य उनका वीडियो के फॉर्मेट में या कोई साक्ष्य के साथ तो अभी तक है नहीं, तो ऐसा कहना उचित होगा? नहीं भैया, काहे नहीं। आप बताइए। अच्छा एक बात बताइए, अब इतना शिक्षा बोलते हैं कि हम लोग शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक कर रहे हैं युवाओं को। कहाँ कर रहे हैं भैया? हम एग्जाम में बैठ रहे हैं तो पेपर रद्द हो जा रहा है। तो कहाँ से शिक्षा आप मजबूत किए? शिक्षा अब विद्यालय बंद कर दे रहे हैं आप। अब बताइए, अब कितना प्राइमरी विद्यालय बंद कर दिए। अब ऐसा कभी हुआ था आज तक, जब से हमारा भारत आज़ाद हुआ है, कहीं विद्यालय कोई बंद किया गया था? लेकिन इनके सरकार में बंद किया गया। फिर इसके बाद हम लोग एक पीडीएफ पाठशाला चलाकर उसको बच्चों को पढ़ाने का काम किए। और शिक्षा को दबने नहीं देंगे, हम लोग पढ़ाएंगे। ये चाहे ये विद्यालय बंद कर दे सरकार, भाजपा सरकार, चाहे विद्यालय बंद कर दे, चाहे ये संविधान के भी पीछे पड़िए, उसको भी नहीं ख़त्म करने देंगे हम लोग। हम लोग पढ़ाएंगे, शिक्षित रहेंगे। वो लोग तो चाह रहे हैं कि नहीं, इनको अनपढ़ जाहिल करके हम गुलाम बनाए अपना। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने तो पुलिस वैकेंसी, सिपाही की वैकेंसी 32,000 शायद है, मैं संख्या थोड़ा सा सही कह रहे हैं भैया। थी पुलिस की भी वैकेंसी का परीक्षा रद्द हुआ। नहीं, अभी फिर से जारी हुआ है। वो जारी होता रहेगा, रद्द होता रहेगा। उनके लोग भ्रष्ट व्यवस्था उनकी ऐसे ही रहेगी, कुछ होने वाला नहीं है। समाजवादी की पार्टी सरकार बनाइए आप लोग, उसके बाद आप देखिए कितना अच्छा हम लोग शिक्षा स्तर बढ़ाते हैं और कितना नौकरी देते हैं। कितना, आप समझ लीजिए कि अभी पिछले 10 सालों में कोई सुपर टेट का एग्ज़ाम नहीं हो पाया, टेट का भी एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। कहाँ जाएंगे? कोई विद्यालय बंद कर दे रहे हैं तो कहाँ से इतने बीएड वालों, बीएड और बीडीसी वाले बच्चे हैं बेचारे, जो आज 10-10 साल से, 20-20 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि वैकेंसी आए तब हम दें। आप समझ लीजिए, जो हमारे बीएड वाले भाई हैं, जो बहन हैं, जो बीडीसी वाली बहनें हैं हमारी बेचारी, अब उनका उम्र हो रहा है भाई, इतने दिन से तैयारी कर रही हैं। जब वैकेंसी नहीं देगी सरकार तो कहाँ जाएंगी बेचारी, बताइए। एग्ज़ाम्स तो मान लीजिए सरकार तो है, सरकार नहीं करवा रही है, लेकिन इसके साथ साथ आप अगर देखें, छात्रों में भी तो शिक्षा का स्तर गिरा है। छात्र पढ़ना भी तो नहीं चाह रहे हैं। नहीं, छात्र कैसे पढ़ेगा भैया, आप बताइए। जब इतना नहीं, कोई क्या आप ये मानते हैं कि छात्रों में भी शिक्षा का स्तर वो गिरा है जो पहले था? हम बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि इनके सरकार में तो शिक्षा का स्तर गिरा ही है। बिल्कुल मान रहे। छात्रों में गिरा या सरकार की तरफ से गिरा? ये सरकार की वजह से गिरा है। कैसे? सर क्यों नहीं भैया, जो भाजपा सरकार है, जब इसके शासनकाल में हमारा पेपर लीक हो जाएगा, जब जो हमारे छात्र हैं बेचारे, एक किसान परिवार से आते हैं,
इनके कितने दिन पढ़ाएंगे आप बताइए। एक किसान अपने बेटे को कितने कई वर्षों तक पढ़ाएगा क्या? वो तो पढ़ाएगा, फिर एक एग्जाम में मौका देने के लिए उसको उतना तक बेचारा पढ़ाएगा, फिर एग्जाम देने बैठ रहा है छात्र, पता चल रहा है पेपर लीक हो गया, पेपर रद्द हो गया, फिर 4 साल बाद हुआ एग्जाम। तो ये जिम्मेदारी किसकी हुई आप बताइए। तो चलिए, आपने किसान की बात की, तो किसानों के लिए आपके क्षेत्र में जो सरकार की योजनाएं हैं, क्या वो किसानों तक पहुंच रही हैं? सरकार की जो योजनाएं है भैया, वही मैं बताया ना कि उनका सिर्फ योजना ही है, किसी के पास कोई कुछ नहीं पहुंच रहा है, सब एकदम भ्रष्ट है, एकदम एकदम चरमरा गई पूरी व्यवस्था तो उनकी। क्या ये आप मानते हैं कि वर्तमान सरकार की योजनाएं सिर्फ कागज तक रह गई है? हाँ, कागज तक है, बिल्कुल भैया, सब कागज तक है, बस वही फोटो खिंचवा के डाल देंगे, बस उतने तक है। तो अगर कोई लाभ नहीं हमारे आपकी किसानों को। पार्टी सरकार में आती है, आप जिला पंचायत सदस्य बनते हैं, तो आप अपने क्षेत्र में जो क्या क्या योजनाएं आपके दिमाग में है जो आप लाना चाहेंगे? अब देखिए भैया, हमारा जिला पंचायत जो चुनाव निकल जाएगा तो फिर उसके बाद हम किसानों के लिए यही योजना, यही आवाज़ उठाएं। हम लोग तो आवाज़ उठा सकते हैं, लड़ सकते हैं अपने किसान भाइयों के लिए, कि उनका जो भी है यूरिया डाई खाद ये सब चीज़ें जो हैं ये सस्ती हों, उनको हमेशा उपलब्ध हो, उनको दौड़ना न पड़े, लाइन लगाना नहीं पड़ेगा, 1-1 हज़ार लाइन में लगते हैं बेचारे सब धूप में। हम देखते हैं, हम देखे भी हैं, हम भी गांव से हैं, हम भी किसान परिवार से हैं, एक नॉर्मल परिवार से हम भी हैं, हम भी किसान परिवार से ही, बहुत बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन हम दर्द समझते हैं इनका। किसानों को जो समस्याएं होती हैं, तो आपका मानना है कि आपने वो चीज़ें फेस की हैं, जी। तो आप उसमें एक बदलाव के लिए क्या करेंगे? एज ए जिला बदलाव के लिए पंचायत भैया सदस्य। हम जिला पंचायत बन जाएंगे, उनकी आवाज़ हम पूरा वहाँ तक सदन तक पहुँचाने का काम करेंगे। तो आप जब लोगों से मिलते होंगे, लोग अपनी समस्याएं बताते होंगे, तो क्या नियमित संवाद में कौन सी समस्या मुख्यतः निकल के आती है? लोगों से जब मिलते हैं भैया ना, तो लोगों की समस्या यही है कि भैया हम बहुत परेशान हुए, आज हमारे यहाँ हम गए थे यूरिया डाई लेने, नहीं मिला भैया, हमारी फसल वैसे ही पड़ी रह गई, इस बार अनाज बहुत कम हुआ भैया, हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे। और ऐसे ही लोग कहते हैं, तो हम भी कहते हैं ठीक है बाबू चचा, ठीक है, हम आपके साथ हैं, आपके बेटे समान हैं, हम उस लायक होंगे, हम आपकी आवाज़ उठाएंगे, पहुंचाएंगे, जितना कर सकते हैं। हम लोग भी तो एक किसान परिवार से हैं ना भैया, अभी बहुत बड़े नेता तो हम लोग नेता बनना ही नहीं है, लेकिन हमको किसान का बेटा बन के उनकी आवाज़ बननी है, उनका हक दिलाना है। तो क्या आप अपने क्षेत्र में नियमित संवाद करते हैं अपने लोगों से? हाँ बिल्कुल, रोज करते हैं भैया, बराबर लोगों के साथ रहते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। तो समस्याएं आप सुनते होंगे, तो उसका निवारण तो कुछ आप अभी भी कर रहे होंगे। बिल्कुल करते हैं तो भैया, कुछ उससे जैसे भी बताइए, क्या आपने अपने क्षेत्र के लिए अभी तक किया है? करते हैं भैया, जैसे जितना हो सकता है कि जिसको कुछ भी मदद चाहिए, जैसे होता है कहीं किसी की बेटी की शादी है, अगर कुछ वो कह देता है, उसको जो मेरे लायक रहता है मैं उसको देता हूँ। और किसी को कुछ चाहिए, अनाज पहुँचाना होता है, उसको मैं पहुँचाता हूँ, मदद करता हूँ जितना अपने से हो सकता है। आपके क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? क्योंकि अभी आप ही के क्षेत्र की एक घटना, बहुत निर्मम हत्या हुई थी, अनुराग यादव हत्याकांड, जी जी जिसपे माननीय अखिलेश यादव जी का भी बयान भी आया था और वो आए भी थे। जी। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सुरक्षा व्यवस्था कैसी कमज़ोर है कि क्या वहाँ पे चूक हुई प्रशासन से? अब देखिए भैया, प्रशासन से चूकें हुई तभी ना ऐसा हुआ कि अपराधियों का इतना मन बढ़ गया है। आप समझ लीजिए कि आज अपराधी बाहर भी घूम रहे हैं, वो अपराधी जो हैं आज बाहर भी घूम रहे हैं। अनुराग जो था वो समझ लीजिए हमारा छोटा भाई था, हमको इतना मानता था, इतना पढ़ा लिखा, इतना शिक्षित, और एक ताइक्वांडो खिलाड़ी था, वो इतना अच्छा लड़का था, उससे सीधा पूरे हमारे गांव में कोई नहीं था। उसी गांव के रहने वाले हम भी हैं, कबीरुद्दीनपुर गांव के। तो जो आप समझ लीजिए कि वो इतना अच्छा लड़का था, हम लोग तो उसको बहुत करीब से जानते हैं, बहुत साथ रहा है। और लेकिन वो आज अगर वो खेलता, देश का नाम रोशन करता, गांव का नाम रोशन करता, सबका करता, लेकिन इतना अपराधियों का मन बढ़ गया है, समझ लीजिए कि अपराधियों को कोई डर नहीं है, कोई प्रशासन से तो डर नहीं उनको। तो क्या ये आपको लगता है कि ये सिर्फ बीजेपी शासन में है या फिर समाजवादी पार्टी शासन में भी था ऐसा? भाजपा के सरकार में एकदम जान लीजिए जंगल राज चल रहा है, यहाँ आए दिन हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रहा है, लेकिन अधिकतर छिनैती हो लोग तो रही कह रहे है। हैं कि सुशासन की व्यवस्था चल रही है, काफी चीजें कंट्रोल में है। सुशासन तो इन्हीं लोगों के सरकार में है, मतलब ये लोग जान लीजिए जंगल राज बना दिए हैं उत्तर प्रदेश को। कैसे?
यही जान लीजिए, रोज हत्याएं हो रही, लूट हो रहा है भैया। अब समझ लीजिए, इतनी बड़ी हत्या हुई है, आप जानिए, और इसके बाद भी अपराधियों के अंदर कोई खौफ नहीं है। प्रशासन भी लूज है, कोई न्याय नहीं मिला आज तक, साल भर हो गया। लेकिन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सरकार में नहीं है, इसके बाद भी परिवार के साथ खड़े हैं। हम परिवार को ले जाकर, माननीय जी ने हमको बोला कि हमको परिवार से तुम मिलाओ, तो हम मिलवाए। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठ के उस पर बात किए, फ़ोन किए यहाँ डीएम साहब को, फ़ोन भी किए, और उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना वकील भी दिए। हम लोग सरकार में नहीं हैं तो इतना न कर सकते हैं भैया, लेकिन जो वर्तमान की सरकार, अभी योगी जी ने अभी उनसे मुलाकात तक नहीं की। आप समझिए, क्या ये परिवार आपका, आपके उत्तर प्रदेश का आपका परिवार नहीं है? आप वर्तमान में सरकार में बैठे, आप मुख्यमंत्री हैं, आप अभी मिले नहीं, कोई मदद नहीं। अब तक तो इनके पास तो अब इनकी बेटियां ही बची हैं ना भैया। आप कम से कम समझ लीजिए योगी जी, आपको तो अभी इन बेटियों में से किसी एक को एक सरकारी पद पे चयन करना चाहिए। कैसे ये लोग अपना परिवार चलाएंगे? अब तक अपराधियों को फांसी की सजा हो जानी चाहिए तो थी। क्या ये आप नहीं मानते कि इसके पीछे हमारा स्लो जुडिशियल सिस्टम भी हो सकता है? क्योंकि अगर देखा जाए, इस देश में निर्भया जैसा कांड 2012 में हुआ, उसको न्याय मिलते मिलते 2020 हो गया। इसके लिए आप उसको दोष नहीं देना चाहेंगे? बिल्कुल, कहे नहीं भैया, इन्हीं के शासनकाल में हुआ है ना, ये नहीं, तो जंगल राज है। 2012 में अगर देखा जाए तो बीजेपी तो नहीं थी उस समय। बिल्कुल, जैसे वो बहुत सारे मैटर हैं, जैसे बहुत सारी हत्याएं हैं हुई हैं। अभी हमारे यहाँ जौनपुर में देखिए, जो मंगेश यादव लड़का था एक, इन्हीं के सरकार में जो अपराधी है वो घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे, टहल रहे हैं। जो तो अभी वो लड़का का फर्जी इनकाउंटर कर दिए सब लोग, सरकार के आदेश पे ही सब कुछ हो रहा है ना भैया। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार अपराधियों को शरण दे रही है और शरण पुतला दे छोड़ रही रही है, है? इनका फर्जी इनकाउंटर करवा रही बराबर, आए दिन देखते नहीं है आप भैया कि इनकाउंटर हो रहा। बताइए उस लड़के मंगेश यादव का क्या कसूर था? कोई कसूर नहीं। उसको ले गए रात को, उसके माँ बाप को भी पता नहीं, उसको अंदर इनकाउंटर हो गया वहीं पे। फर्जी कितने इनकाउंटर हुए हैं आप देखिए, बहुत तो सारे आपको इनकाउंटर ये हुए लग रहा हैं। है उत्तर प्रदेश सरकार इस समय फर्जी एनकाउंटर पर चल रही है? बिल्कुल, फर्जीवाड़ा चल ही रहा है, सब कुछ पूरा जंगल राज हो गया है उत्तर प्रदेश। इसीलिए हम कह रहे हैं भैया कि 27 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को सत्ता में लाना है। एक शिक्षित व्यक्ति, पढ़े लिखे युवा वर्ग को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है, और समाज को फिर एक उन्नति पे लेकर जाना है उत्तर प्रदेश को। जैसा देखा गया कि अपराध तो लगभग सभी सरकारों में हुआ है, तो आपको इसमें लगता है कि ज़्यादा हुआ है? यह सभी सरकारों में भैया अपराध हुआ है जरूर, क्राइम रेट सभी सरकारों में अच्छा खासा लेकिन रहा है। लेकिन ऐसा नहीं इनके में पूरा जंगल हो गया, जंगल राज हो गया। इनके में तो आए दिन रोज अपराध और हत्याएं, लूट फिरौती हो रही है। लेकिन बीजेपी सरकार में ही अगर देखा जाए, बड़े बड़े माफियाओं को मिट्टी मिलाया गया है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? बड़े बड़े माफियाओं को मिट्टी में मिलाए हैं, लेकिन यही लोग मिलाए तब हैं जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस पर आवाज़ उठाए हैं। यही भाजपा के लोग ही उनको शरण दिए थे, तभी चल रहा था। लेकिन अतीक अहमद के तार जहाँ तक देखे जाए, वो तो जुड़े थे माननीय बाबूजी से। आप समझ रहे होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो वो तो चलिए बीजेपी देखिए सरकार भैया, में थी। अब जो वर्तमान की सरकारें हैं उनसे भी लोगों के जुड़े हुए हैं तार, आज भी जुड़े हैं। कुछ नाम आप अगर लेना चाहें खुलकर? सभी बहुत सारे लोग हैं, कुछ कितने एक दो लोगों का नाम। नाम बताएंगे भैया? बहुत सारे लोग हैं, जो सरकार है बहुत लोगों के साथ है। अभी भी बहुत सारे अपराधी घूम रहे हैं, यही देखिए कोडीन वाले पे उठाइए, कितने लोग अभी। कोई मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ इनकार कर दिया, नहीं कोई कोडीन कुछ नहीं है। अब आप समझ लीजिए सारे अपराधी घूम रहे हैं, अब इसको आप क्या कहेंगे? आप बताइए। अब कोडीन के जो अपराधी हैं कोई पकड़ा नहीं गया है, जो पूरे भारत का मामला है, पूरे विश्व लेवल में फैल गया, काफी चल लोगों गया, की कितने गिरफ्तारी लोगों की जान गई। काफी जो लोगों की गिरफ्तारी तो इस मामले में देखने को मिली। जो मेन मेन अपराधी हैं वो अभी बाहर टहल रहे हैं। जैसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं जो आप समझ लीजिए। इस पे योगी जी को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन किए नहीं। अभी बहुत सारा, बहुत लूज चल रहा है भैया, कुछ है नहीं इसमें। मतलब सरकार इस मामले में अभी बहुत हाँ, ढीली चल रही है। एकदम लूज पना है, कोई कहीं कुछ नहीं सुनवाई, अपराध एकदम चरम पे है। और इसीलिए हम लोग इनको हटा रहे हैं 27 में, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार बना रहे हैं। और जैसे आपके क्षेत्र में, जहाँ तक मुझे जानकारी है, आपके क्षेत्र के विधायक जी माननीय बाबूजी, जगदीश नारायण बाबूजी है।
जी और वो समाजवादी पार्टी से ही हैं। जी। उसके बाद उतनी बड़ी घटना को होना, उसमें उनकी क्या भूमिका रही कि उन्होंने किस तरह से प्रशासन से बात किया इस मामले को लेके कि क्या लोगों को न्याय, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए क्या किया? किए भैया, जो भी उनसे अभी हो सका है वो भी किए ही हैं। वो भी जो भी जितना हो सका है भाई, उनके निधि से जो भी उनको करना चाहिए वो अपना मदद तो किए ही हैं, काहे नहीं किए। लेकिन अभी वही हम तो यही पूछना चाहेंगे, जो योगी जी हैं सत्ता में बैठे हैं, वो कितना मदद किए, वो कितना बुला कर मिले, हमें उनसे सवाल है। योगी जी से डायरेक्ट मैं सवाल कर रहा हूँ कि आप कहाँ हैं अभी तक। आप बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश पूरा हम परिवार है हमारा, हम बहन बेटियों की रक्षा कर रहे हैं, तो अब बताइए, अब इनकी अनुराग यादव की बहनें बेचारी दर दर भटक रही हैं, वो शिक्षा से वंचित हो रही हैं, उनका कोई भविष्य नहीं रह गया। आप कितना बेटियों का मदद कर रहे हैं बताइए। तो कहाँ हैं योगी जी? अभी तक 2 साल हो गया, अभी तक किसी एक इनके अनुराग यादव के किसी एक बहन को आप नौकरी तक नहीं दे पाए, उनसे मिल नहीं पाए, उनकी समस्याओं को सुन नहीं पाए। आप क्या तब आप सत्ता चलाएंगे? तो क्या आप उन बहनों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहेंगे? वो मिल ही नहीं रहे हैं, उनको तो यादवों से नफरत है, वो मिले कहाँ रहे हैं? उनको मिलना ही नहीं है। वो अभी ये 2 साल हो गया, मिले ही कहाँ हैं अभी? आप ये आपने अभी समझिए। जो बयान दिया यादवों से उन्हें नफरत है, क्या आपको लगता है योगी जी जातिवाद कर रहे हैं? बिल्कुल जातिवाद भैया। अभी यही कोई और होता किसी और कास्ट का, तो अभी तक तो उससे उस पर कार्रवाई कर दिए होते कुछ न कुछ। लेकिन अभी यादव का हत्या हुआ है, तो इसलिए, क्योंकि देखिए भैया, हम कह रहे चलिए जातिवाद इसमें नहीं करना चाहिए उनको। हाँ, किसी का बेटा चला गया और किसी की बहनें हैं दर दर की ठोकरें खा रही हैं बेचारी, किसी की माँ है रो रही है बैठी है, और किसी का पिता इतना दुख झेल रहा है, तो आप उसको एक अपना परिवार समझकर उसके साथ खड़े दिखिए ना, उनकी मदद करिए, उनको बुलाइए, बताइए उनको। मान लीजिए, चलिए आप नहीं, आप नौकरी दे सकते हैं उन बहनों, अनुराग यादव की बहनों को, तो आप उनको उनकी शिक्षा के लिए कुछ करिए ताकि वो पढ़ लिख सकें। कौन पढ़ाएगा उनको? तो अभी आपने जिक्र किया जातिवाद का, तो आपको क्या लगता है किस किस जाति को ये सरकार संरक्षण दे रही है? जातिवाद की जो बातें हैं उन्हीं के लोग हैं ना, उन्हीं की जाति बिरादरी के लोग हैं ना। लेकिन कोई यादव तो किसी का जमीन हड़पा नहीं, कोई दलित तो किसी का जमीन हड़पा नहीं, इन उनके सरकार में उन्हीं के लोग ऐसा करते हैं। लेकिन एफआईआर तो सभी पर दर्ज हो चुकी है जहां आप इंगित कर रहे हैं, तो उसके बाद भी आपको ये लग रहा है जातिवाद है? लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुआ ना भैया। FIR दर्ज तक, कॉपी लिखा पढ़ी तक होता है, उसके बाद सब मतलब लोग बाहर घूम रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं सब। मतलब यहाँ भी चीजें कागजों में सिमट कर रह गई, सब आप यही सब उत्तर प्रदेश में भी कागजों पे ही सब सिमटा हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ मतलब नहीं है। चलिए। बाबा जी को सिर्फ अपने जात बिरादरी पे ध्यान दे रहे हैं सत्ता में बैठ के, और हमारे दलितों को और हमारे भाइयों को, कोई हमारे शिक्षित भाई बहनों को भी, जो छात्र हैं, उनके भी हित में बात नहीं कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं। चलिए, स्टेट और सेंट्रल की बात हटाते हैं, अभी आते हैं आपके क्षेत्र में। आप, ऐसा नहीं है कि आप अपने क्षेत्र में अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, और भी प्रत्याशी होंगे, तो आप अपने आप को अपने विरोधियों से अलग कैसे पाते हैं? आपको क्या लगता है कि हम उनसे क्या अलग कर सकते हैं? हम भैया देखिए, हम लोग एक पढ़े लिखे छात्र राजनीति से निकले हैं, तो हमें अपने विरोधियों से क्या मतलब है। हम जानते हैं कि हमें नेता नहीं बनना है, हमें अपने वार्ड का, अपने धर्मापुर का एक परिवार का बेटा बनना है। हमको सत्ता से कोई मतलब नहीं है, हमको अपने वार्ड के परिवार का हर मुद्दा उठाना है, उनके साथ रहना है। और लोगों को तो, हमारे जो और प्रत्याशी हैं, उनको तो सिर्फ जीतना है, जीत के पैसा रुपया लेना है, फिर चले जाना है। लेकिन हम तो ज़मीन से, हम तो शिक्षा से पढ़ते हुए देखते हुए आ रहे हैं। हम भी एक किसान के बेटे हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, एक किसान परिवार के बेटे हैं, शिक्षा से निकले, छात्र राजनीति किए हैं हम लोग, तो एक एक चीज़ जान रहे हैं ना। इसलिए हमको अभी आगे तक करना, हमारी क्या ही उम्र है अभी, अभी जो भी उम्र है हमारा, हमको तो आगे तक समाज सेवा का संकल्प लिया हूँ, तो अभी हमें बहुत करना है। तो अभी हम जीतेंगे तो उन लोगों से अलग करके दिखाएंगे, अब तक जो थे सबसे अलग करके दिखाएंगे अपने धर्मापुर परिवार को, तो आगे तक भी हम उनका सेवा करते रहेंगे। तो इस इलेक्शन में आपको क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं विरोधियों से, या फिर ग्रॉस रूट लेवल पे आपको क्या समस्याएं मिल रही हैं आपके लिए?
समस्या तो भैया बहुत मिल रही है, लोगों से देख रहे हैं कि जैसे जैसे अब यही विरोधी लोग बहुत घबरा भी गए हैं कि क्योंकि हमारी जो वार्ड है, हमारी जो माताएं बहनें हैं, पिता समान हैं, सब हमको अपना बेटा मान चुके हैं। और हमारी बहनें हैं वो अपना भाई मान चुकी हैं हमको। इसलिए विरोधी बहुत घबराए हुए हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वो लोग सिर्फ वो लोग किसी का मदद करने भी नहीं आए थे। उनको सिर्फ चुनाव लड़ना है, पैसा लेना है, बैठना, जाना, भागना है। लेकिन कोई हम तो पहले से ही संकल्प ही ले लिए हैं कि हमारा समाज ही परिवार है। पहली प्राथमिकता हमारे जीवन की कि हमारा समाज ही हमारा परिवार है। हम उसके लिए अपना जान भी दे देंगे, अपना एक एक खून का कतरा लगा देंगे। जो भी वो जैसे कहेंगे हम उनके साथ खड़े हैं। हम अपनी पूरी जीवन लगाने आए हैं। इतनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ, इतनी शिक्षा भैया, हम आप जान लीजिए कि उन्हीं अपनी पूरी शिक्षा आज इतना करके आए हैं, तो समझ लीजिए उन्हीं के सेवा में लगने के लिए आए हैं। नहीं तो हम भी तो पढ़े लिखे हैं, कल का जॉब पा जाते हैं, नौकरी पा जाते हैं, हम तो पा ही जाते हैं। हम खुद सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं, लेकिन अब सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है। सोचिए, हम खुद उसका शिकार हैं। हम खुद बीएड किए हैं, सीटेट का एग्ज़ाम तक निकाले हैं, लेकिन सुपर टेट नहीं आ रहा है। वैसे जब भी आएगा, हमारी सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी की सरकार, तो सबको मौका मिलेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमारे यहाँ शिक्षा मित्र को रख कर 40,000 वेतन दे रहे थे, पूरा सहायक अध्यापक बनाए थे उनको। बाबा जी आए, उसको हटा दिए। उन लोगों को कितने परिवार बेचारे बेघर हो गए, आप समझ लीजिए। और इसीलिए हम लोग आज भुक्तभोगी भी हैं। जो वर्तमान सरकार हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम लोग सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके बैठे हैं, तो इसलिए हम भी नौकरी कर सकते थे। लेकिन अब इस सब चीज़ों को साइड रख के हम समाज का सेवा करना, हमको बहुत खुशी मिलती है। लोगों का बराबर हम सेवा करते रहेंगे हमेशा, और हर वक्त उनके साथ खड़े हैं। कोई एक ऐसा बिंदु जिस पे आप चाहें कि आपकी जनता आपको वोट दे, कोई एक ऐसा मुख्य बिंदु, कोई एक ऐसी वजह? ऐसी वजह यही है कि हम एक संकल्प ले लिए हैं कि हम अपने शिक्षित जो भी छात्र हमारे युवा हैं, हमारे वार्ड के क्षेत्र के या ज़िले के कहीं भी जो पढ़ना लिखना चाहते हैं, हम यही कसम खाए हैं, आज भी खा रहे हैं हम अपने दर्शकों के सामने, आपके सामने, आपके चैनल पे, कि हम जो पढ़ने इच्छुक होगा उसको हम पूरी पढ़ाई हम अपने पैसे से करवाएंगे। जो भी हमारे वार्ड धर्मापुर परिवार का जो भी छात्र या छात्रा हमारी बहनें हैं, मतलब पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रही हैं, उनको मैं पढ़ाऊँगा। वो हमसे मिलें, हमको बताएं, हम उनका एडमिशन करवाएंगे, हम उनकी फ़ीस भरेंगे, उनको हम पढ़ाएंगे। क्योंकि देखिए, वो लोग पढ़ेंगी, डीएम बनेंगी, मजिस्ट्रेट बनेंगी, ऊपर तक जाएंगी, डॉक्टर बनेंगी, तो वो भी हमारे समाज की ही सेवा करेंगी। इसलिए हमारे समाज का सेवा होना चाहिए। इसलिए हमारा यही पहली प्राथमिकता है। इनकी हम पूरा मदद करने के लिए चुनाव जीतेंगे तो हम पहले से भी करेंगे। अपने क्षेत्र के वोटरों से आपकी कोई अपील? हमें अपने वोटरों से यही अपील है कि देखिए, एक अपना बेटा मानकर हमको आप लोग मौका दीजिए, ताकि हम आप लोगों का आवाज़ पहुँचाएँ वहाँ तक जहाँ तक आपकी आवाज़ दबाई जा रही है, उसको दबने ना दें। हमेशा आप लोगों का बेटा बनकर ऊपर तक आवाज़ हम पहुँचाने का, आप लोगों के लिए लड़ने का काम करें। कुछ हमको इस पद पे आप बैठाइए, ताकि हमारी भी बात की गरिमा हो, वहाँ हमारी भी बात को सुने लोग। चलिए, बहुत अच्छा समय बीता आपके साथ और काफ़ी ज़्यादा सीखने को आपसे मिला और सुनने को मिला कि आपके क्षेत्र की समस्याएं क्या है और सत्ता के साथ और सत्ता के विपक्ष में क्या चल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद भैया, धन्यवाद।